हेलो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। ये मेरा पहला यूट्यूब का वीडियो है इस नए चैनल पे। इस चैनल पे जो मेरा फोकस रहेगा वो सारा मेरा जो डिजिटल मीडिया का जो बैकग्राउंड है, जो मेरी दुबई की लाइफ है, किस तरह से वहाँ पे मैंने डिजिटल मीडिया में काम किया और वहाँ से मूव करके आयरलैंड में जो रिसेंटली मूव हुआ हूँ मैं लास्ट 2 इयर्स में। ये जो करियर ट्रांजिशन है और जो पर्सनल ट्रांजिशन है, प्रोफेशनल ट्रांजिशन है, इसके बारे में जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैं हूँ कौन। मैं ओरिजिनली कराची पाकिस्तान से हूँ। मैंने अपना बैचलर सर सैयद यूनिवर्सिटी से किया था। उसके बाद जो मास्टर्स है वो फास्ट से जाके कंप्यूटर नेटवर्क्स में किया था। उसके बाद जो मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ वो एसईओ की फील्ड से हुआ और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते एसईएम, पीपीसी और डिजिटल मीडिया की जो कंप्लीट डोमेन होती है उसके अंदर मैंने काम करना शुरू कर दिया। 2014 के करीब मैं दुबई आ गया था एक डिफरेंट डिजिटल एजेंसीज के लिए, वहाँ पे काम किया। उसके बाद मुझे मौका मिला जाके काम करने के लिए एक टोयोटा के रीसेलर के लिए जो कि दुबई में बेस्ड था और पूरी मीना को सर्व करते थे एज एन एट सेल एक्सक्लूसिव पार्टनर। और उसके थ्रू मैं टेक में एंटर हुआ और टोयोटा के लिए काम करना शुरू किया। उसके बाद मैंने 3 साल टिकटॉक के लिए काम किया दुबई में और रिसेंटली 2022 में मैं ट्विटर के लिए ही डबलिन मूव हुआ आयरलैंड अपनी फैमिली के साथ और अभी लास्ट 2 इयर्स से आयरलैंड में ही हूँ। इस पहली वीडियो में मेन फोकस मेरा ये है कि मैंने दुबई क्यों छोड़ा। जो लोग दुबई में हैं वो जानते हैं कि जो टेक में लोग काम करते हैं या जो आईटी की फील्ड में लोग काम करते हैं, स्पेशली जो एड सेल्स का जो बैकग्राउंड रखते हैं, वो दुबई में खासे वेल सेटल्ड होते हैं। मैं वहाँ पे दुबई में 8 से 9 साल से था, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मैं सेटल्ड था। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे और फैमिली का आना जाना और जो कंप्लीट जो एक फैमिली इन्वायरमेंट होता है वो हमने वहाँ पे बिल्ड कर लिया था। तो उसके बावजूद मैंने फैसला किया 2022 में कि मैं दुबई छोड़ के आयरलैंड जाऊँगा। तो इस वीडियो में वही रीजनिंग देने वाला हूँ कि क्यों वो डिसीजन लिया गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुबई में जो सोच रहे होते हैं कि उन्हें यूरोप जाना है या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के लिए प्लान कर रहे होते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इवन दो आप दुबई में वेल सेटल्ड हो, फिर भी आप चाहोगे कि आप किसी और ऐसे कंट्री में जाओ जो कि आपको एडिशनल बेनिफिट्स दें कंपेयर टू दुबई। सबसे पहला रीज़न जो कि ऑब्वियस है, एनीबडी हु कम्स फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, एशियंस हम लोग जो हैं उनका जो मेन रीज़न होता है किसी भी वेस्टर्न कंट्री जाने का वो होता है पासपोर्ट। दुबई आप 8 साल रह लो या 20 साल रह लो, आपको पासपोर्ट नहीं देता, आपको एक परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती। अब कुछ ऑप्शंस आए हैं जैसे 10 इयर्स का वीज़ा आया है, गोल्डन वीज़ा आया है, वो आप ले सकते हो। लेकिन फिर भी जो पासपोर्ट वाला पीस ऑफ माइंड है वो कभी भी दुबई में नहीं मिलता इन करंट सिनेरियो। इसीलिए जो बहुत सारे लोग हैं वो दुबई में कुछ अरसे काम करने के बाद जब वो फाइनेंशियली सेटल हो जाते हैं तो वो किसी और मुल्क में मूव करते हैं, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन करने की प्लान करते हैं। हमारा भी जो मूव करने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो यही था कि इवेंचुअली हमारे पास हमारे 2 बच्चे हैं, उनके पास पासपोर्ट आ जाएगा तो उनके लिए जो करियर और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मेरे अपने लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि यूरोपियन मार्केट का जो एक्सपोजर है वो बहुत बड़ा होता है। उसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। लेकिन पासपोर्ट और जो फॉरेन सिटीजनशिप है वो नंबर वन फैक्टर होता है दुबई को छोड़ने का ज़्यादातर लोगों का, और मेरा भी वही था। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे मैं बात करूं, जो मेरा एम था या जो रीज़न था दुबई को छोड़ने का, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का था। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दुबई में ऑब्वियसली जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ उसमें थी। मैंने जितने भी जॉब स्विचेस जब भी अपने करियर के फेज़ में करना चाहा मुझे जॉब मिल गई। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक लेवल पे जाके कहीं ना कहीं स्टक कर जाऊंगा क्योंकि उस लेवल के बाद जॉब मिलना मुश्किल होता है। जो जॉब मार्केट है दुबई की वो काफ़ी सेचुरेटेड है कंपेयर टू यूरोपियन मार्केट्स। अगर आप आयरलैंड आ जाते हो तो आप यहाँ पे अगर आप सेटल हो गए तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके मूव कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर आयरलैंड का जब आप पासपोर्ट ले लेते हो तो उसके बाद आप जाके यूके में भी जॉब कर सकते हो। आपको सिर्फ वर्क परमिट चाहिए होता है, आपके पास वीज़ा की रिक्वायरमेंट वैसी नहीं होती जैसे कोई नॉर्मल बंदा अगर पाकिस्तान से आता है या दुबई से आता है। जो कैरियर एक्सपोजर है, जो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं किसी भी फील्ड में, स्पेशली आईटी और टेक में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर आप दुबई से निकल के किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हो या वेस्टर्न कंट्री में जाते हो। दुबई में ऑल्दो मैं सेटल्ड था लेकिन फिर भी ये इस चीज़ का अंदाज़ा था कि कहीं ना कहीं एक पीक हिट होगी और एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ने के बजाय स्टेल हो जाएंगी।
और उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं चाहता था कि मैं ऐसी मार्केट में चले जाऊं जहां पे आगे बढ़ने की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज स्टिल मेरे पास रहें, क्योंकि अभी टाइम है, ये एज है जिसमें मैं ग्रोथ हासिल कर सकता हूँ आफ्टर 40 में भी। वो अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए उतनी मैटर ना करें जितनी आज। जो तीसरा मेरा मेन रीज़न था वो ईयू एक्सपीरियंस था। ईयू एक्सपीरियंस मेरी टेक की फील्ड में बहुत ज़्यादा काउंट करता है। मीना में रहते हुए, दुबई में रहते हुए मीना का एक्सपीरियंस काउंट करता है, सऊदी का एक्सपीरियंस काउंट करता है। लेकिन अगर आप कोई ग्लोबल रोल ढूंढो, जैसे एड सेल्स की जो हमारी फील्ड है उसके अंदर जब हम ग्लोबल रोल्स की तरफ जाते हैं तो हमें ग्लोबल एक्सपीरियंस चाहिए होता है, सिर्फ लोकल आपकी रीजनल टीम का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। तो उस सिचुएशन में मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी जब मैं वेस्टर्न एक्सपीरियंस या यूरोपियन एक्सपीरियंस लेके वापस जाता हूँ या किसी भी और कंट्री में जाता हूँ और ईयू एक्सपीरियंस मेरे प्रोफाइल में होगा, तो मुझे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप आने के बाद ही पॉसिबल था, वो मीना में रह के पॉसिबल नहीं था। ईयू का एक्सपीरियंस जो है ये जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ाता है और दूसरा मेरे लिए एक जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस इंश्योर करेगा कि आगे जाके मैं अपने लिए आगे से आगे बढ़ के एक हायर पोजीशन पे मूव कर सकूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं पर्सनल लेवल पे, तो चौथे नंबर पे जो मेरा रीज़न आएगा वो था कि किड्स का जो एक्सपोजर है वो वेस्टर्न वर्ल्ड का या यूरोपियन कंट्रीज का होना चाहिए। हमारे पास इस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। आई नो कि बहुत सारी फैमिलीज इस चीज़ को अवॉइड भी करती हैं और उस पर मैं अलग से बात करूंगा कि क्यों अवॉइड करना भी चाहिए। लेकिन मेरे जहन में ये ज़रूर था कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, यहाँ पे मल्टीकल्चरल लोग रहते हैं। स्पेशली आयरलैंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैट हैवी है। तो यहाँ पे जो स्कूल में फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे जाते हैं वहाँ पे डिफरेंट तरह की नेशनैलिटीज़ आके साथ में पढ़ती हैं। तो ये जो एक्सपोजर है, ये जो मल्टीकल्चरल एक्सपोजर इनको मिल रहा है, ये इनको आगे जाके अपने करियर में, प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसीलिए मैं चाहता था कि उनको ये एक्सपोजर शुरू एज से ही हो जाए। और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा ही चल रहा है कि स्कूल में जाके वो जो उनके दोस्त हैं मेरे बच्चों के, वो हर तरह की नेशनैलिटी है, वो एक तरह की खास नेशनैलिटी नहीं, जिसका मैं समझता हूँ कि आगे जाके लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है मेरे बच्चों को, उनके करियर में और जनरली उनकी लाइफ में। उसके बाद जो पांचवा नंबर पे जो मेरा रीज़न आएगा वो था वर्क लाइफ बैलेंस। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली यूरोप, स्पेशली आयरलैंड, यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। दुबई में उतना नहीं है। दुबई अभी भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा हैक्टिक है कंपेयर टू दीज कंट्रीज़। दुबई में मैं जब तक काम करता था वहाँ पे एंड तक भी ये होता था कि शायद 10-11 बजे कोई क्लाइंट की कॉल आ जाएगी या किसी एजेंसी की कॉल आ जाएगी और हमें काम करना पड़ेगा। और वो सही है, वो इट वाज पार्ट ऑफ द जॉब, और सिर्फ मैं ही नहीं, सब करते थे और हम लोग खुशी खुशी करते थे, क्योंकि इट वाज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द जॉब, पार्ट ऑफ द कल्चर। लेकिन यूरोप में वो कल्चर ही नहीं है। यूरोप में ऐसा होता ही नहीं है। कोई आपको आउट ऑफ आवर्स आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा लेड बैक और बहुत ज़्यादा लाइफ को प्रायोरिटाइज करने वाला एनवायरनमेंट है। तो मैं चाहता था कि इस तरह के एनवायरनमेंट में जाऊं जहाँ पे जाके कुछ ऐसे इतना टाइम ज़रूर आपको मिले कि आप कुछ अपने बारे में सोच सको या आप कुछ एडिशनल अपने लिए कर सको। जैसे कि मैं अब यूट्यूब का चैनल बनाऊंगा तो इसमें इसके लिए मुझे वो टाइम चाहिए जो कि एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस का एनवायरनमेंट ही मुझे दे सकता है। दुबई जैसी एनवायरनमेंट में शायद ये पॉसिबल ना होता। उसके बाद जो छठा रीज़न है मेरा वो यही है कि दुबई की लाइफ ऑल्दो अभी भी कंपेयर करें डबलिन से तो शायद थोड़ी बेहतर ही हो, लेकिन दुबई भी आज से अगर 10 साल पहले आप देखो या 5 साल पहले भी देखो तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है और उसके जो ट्री वो ऊपर ही ऊपर जा रही है। चाहे आप रेंट्स को देख लो, चाहे आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जनरल देख लो, या फिर आप गाड़ियों की प्राइसेस को देख लो। तो दुबई की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जा रही है, और अगर आपकी सैलरी उस हिसाब से ना बढ़े तो शायद आप उधर कोप नहीं कर सको ओवर द कमिंग ईयर्स। तो ये भी एक रीज़न था जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने बैठता था तो यही सोचता था कि ऐसे कंट्रीज़ में रहना चाहिए जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, जहाँ पे जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम हो। लेकिन दुबई में जो रिसेंट कुछ ईयर्स में आप अगर प्रॉपर्टी की प्राइसेस या गाड़ियों की प्राइसेस देखो तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ऊपर से जो वैट लगा है या और तरह की जो ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस आई हैं उसकी वजह से मेरी अपनी प्लानिंग में यही था कि ये और ज़्यादा महंगा होगा और वो होता हुआ नज़र आ भी रहा है। तो
ये भी एक रीज़न था कि क्या हम इसको सस्टेन भी कर सकेंगे, अगर जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो 20-25% बढ़ जाते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स में, तो क्या हम उसको सस्टेन कर सकेंगे, क्या हम चाहते हैं उस सिचुएशन में रहना। ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने सोचा था कि शायद इन करंट सिनेरियो दुबई से मूव करना बेटर हो। तो अब किसी से भी बात करो तो अभी यही समझ में आता है कि जो महंगाई है या जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दुबई की, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ऑल्दो मैं पर्सनली समझता हूँ कि अभी भी हम उस लेवल पे नहीं हैं दुबई में जिस लेवल पे डबलिन है या जिस लेवल पे लंदन या न्यूयॉर्क है। हम दुबई को बहुत महंगा समझते हैं, लेकिन असल में ये जो सिटीज़ हैं वेस्ट के, ये असल में महंगी सिटीज़ हैं। जब हम आते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि असल में यहाँ पे हो क्या रहा है। इसीलिए दुबई अभी भी उनसे काफ़ी नीचे है, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है और जो डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस हो रही है दुबई में, उनसे ऐसा ही लगता है कि जो है आगे इन्फ्लेशन या महंगाई या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने ही वाली है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जो हमने सोचा था बिफोर मेकिंग द मूव। तो ये मेरे मेन 6 रीजंस थे जिसकी वजह से हमने ये प्लान आउट किया था कि मैं दुबई छोड़ के आइलैंड मूव हो जाऊंगा। जॉब भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी, उसको ज्वाइन करना था आके। तो वो जो स्ट्रगल का पीरियड होता है कि अगर आप किसी नए कंट्री में जाओ और वहाँ जाके आपको जॉब ढूंढनी पड़े, वो भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डिसीजन उस तरह से भी फेल सेफ था, फुल प्रूफ था, इसीलिए डिसीजन लेना आसान भी हुआ। और दूसरा, आयरलैंड ऐसा कंट्री है जो टेक की वजह से मशहूर है और यहाँ पे बहुत सारी टेक कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, यूरोपियन हेडक्वार्टर्स हैं। तो ये भी था कि इफ़ गॉड फॉरबिड आपकी जॉब जाती है तो मोस्ट प्रोबली आपको दूसरी जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि वो आप ऑलरेडी उस मार्केट में मौजूद हो गए। तो बहुत सारी कैलकुलेशंस के बाद, चैलेंजेस और रिस्क को कैलकुलेट करने के बाद ये फैसला किया था मैंने कि आई विल मूव आउट ऑफ दुबई। ऑब्वियसली अभी भी दुबई की बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं और इस पे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस मैंने आयरलैंड में आने के बाद फेस किए और जो चैलेंजेस फेस किए, बिकॉज हमारी जो आदतें थी वो दुबई वाली थी। तो इस पे और अभी बात होगी, लेकिन इस वीडियो का जो फोकस था वो मेन रीजनिंग थी कि दुबई को छोड़ा क्यों हमने। तो आई थिंक आप लोगों को उससे आइडिया हो गया होगा कि जो मेन रीजंस थे वो क्या थे। और आगे आने वाली वीडियोस में मजीद इस टॉपिक्स खोल के डिस्कस करेंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।